नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम पोस्टर न्यूज डिस्कशन में स्वागत है आपका। पहले हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद में पीआईबी। सबसे पहले फ्रंट पेज पे एक न्यूज है दो मिनिस्ट्रीज के बीच में लड़ाई को लेके। इस साल के शुरुआत में आपको याद होगा कि रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया था जनरल बजट के अंदर में। अब काफ़ी सारी ऐसी सोशल ऑब्लिगेशंस है जिनको रेलवे मिनिस्ट्री फुलफिल करती है, जैसे हिली इलाके में, कोस्टल इलाकों में या फिर बैकवर्ड इलाकों में ट्रेन चलाती है रेलवे मिनिस्ट्री, लेकिन वो प्रॉफिटेबल रूट नहीं होता, फिर भी सोशल ऑब्लिगेशंस होने के चलते चलानी पड़ती है उन रूट्स पे रेल। अब रेलवे मिनिस्ट्री पैसा मांग रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि आप हमें पैसा दीजिए, आप सब्सिडी दीजिए, जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री इनकार कर रही थी कि हम आपको उन रूट्स पे ट्रेन चलाने के लिए पैसा नहीं देंगे। तो अब ये दोनों मिनिस्ट्रीज के बीच में जो फाइट थी उसे सोल्व कर लिया गया है। पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को आदेश दिया कि आप रेलवे मिनिस्ट्री को पैसा दीजिए ताकि वो अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकें। ये पूरा न्यूज़ था फ्रंट पेज पे। आगे फिर फ्रंट पेज पे नीचे एक न्यूज़ है, बोन ऑर्नामेंट्स मिले हैं। बोन यानी हड्डियों के मिले गहने मिले हैं। 4000 साल पुराने ये गहने हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर में एक जगह है नारमेटा, यहाँ पे ये गहने मिले हैं। एग्रीकल्चर विलेज है, फोटो देख लीजिए। ये देखिए, पुराने समय में ये हड्डियों से बने गहने पहना करते थे, उनको यूज में लाते थे। तो अब यही 4000 साल पुराने गहने मिले हैं। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये खोज हुई है, डिस्कवरी हुई है कल्चर के लिहाज से इसे देखें तो। अगला आर्टिकल वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। वेस्ट बंगाल का जो स्टेट बोर्ड है वो विचार कर रहा है कि वहां पे बंगाल में इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अलग से एक इंग्लिश स्टेट बोर्ड बना दिया जाए। समझ गए? यानी बंगाली लैंग्वेज के लिए तो वहां पे अलग से एक बोर्ड है, लेकिन बच्चे जाते हैं वहां पे सीबीएसई या फिर आईसीएसई स्कूल्स में इंग्लिश एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो सीबीएसई या फिर आईसीएसई से मान्यता प्राप्त जो स्कूल होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं मानते, स्टेट गवर्नमेंट की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं करते, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। इसी से नाराज हो गए अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट विचार कर रही है कि इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अलग से स्टेट के अंदर में ही इंग्लिश एजुकेशन बोर्ड स्टैब्लिश कर दिया जाए। तो कम से कम स्टूडेंट्स उन स्कूलों में पढ़ेंगे जो वेस्ट बंगाल के अंदर में इंग्लिश एजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल्स होंगे। तो कम से कम वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करेंगे, आईसीएसई सीबीएसई स्कूल्स में बच्चे नहीं जाएंगे। तो ऐसा विचार हो रहा है अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा में। ये क्या आ गया नीचे, डेल का है कुछ। हाँ, अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। टेलीला। टेलीला क्या है? देखिए, ग्रामीण इलाकों में जो लोग होते हैं उनको जुडिशरी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। कोई भी केस हो जाता है तो कैसे कोर्ट में जाया जाए, किस प्रकार से एडवाइस ली जाए वकील से। तो अब उन सब ग्रामीणों की हेल्प करने के लिए सरकार एक स्कीम चलाएगी, टेलीला। शुरू में तो काफ़ी कम जगह पे ये स्कीम चलाई जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि क्या कुछ रिपरकशंस देखने को आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उसको देखते हुए बाद में बड़े लेवल पे भी सरकार ये स्कीम चला देगी। शुरू में सिर्फ यूपी और बिहार के विलेजेस में चलाई जाएगी। क्या होगा इस स्कीम में, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक नालसा है, आपको पता है, यहां पे देखिए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। 1987 के एक एक्ट से बनाया गया था ताकि गरीब लोगों को, मार्जिनलाइज सेक्शंस को लीगल एड प्रोवाइड की जा सके। आर्टिकल नंबर 39A, याद है ना, भूलिएगा मत बिल्कुल भी। तो ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर में जो वकील्स आते हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स में भी होते हैं, कैपिटल्स में भी होते हैं और नेशनल लेवल पे भी होते हैं। अब दोबारा आते हैं न्यूज़ की तरफ में। अब मान लीजिए गांव में जो भी ग्रामीण हैं उनको किसी केस को लेके राय चाहिए तो वो जाएंगे कॉमन सर्विस सेंटर्स पे। कॉमन सर्विस सेंटर्स कौन से होते हैं? गांव के अंदर में आपको पता होगा कि सभी तरह के सुविधाओं के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं। जैसे आधार कार्ड यहाँ पे बनवाया जा सकता है, जीवन प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वो सब चीज़ें एक ही सेंटर पे बनवाई जा सकती हैं जिनको कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स। कॉमन सर्विस सेंटर्स पे तैनात होंगे पैरा लीगल वॉलंटियर्स। पैरा लीगल वॉलंटियर्स खास करके महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा सकेगी ताकि उनको जॉब्स भी मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी लीगल की, समझ गए, ताकि वो उनको जॉब्स भी मिल सके। तो कॉमन सर्विस सेंटर्स पे तैनात रहेंगी पैरा लीगल वॉलंटियर्स। तो अब ये नहीं एडवाइस देंगी, ये तो सिर्फ देखेंगी शुरू में कि क्या आपका केस आखिरकार है क्या, कौन से वकील की सहायता ली जानी चाहिए, इनिशियल फेज में है केस या फिर आगे के स्टेज में है, जो बिल्कुल बेसिक जानकारी है केस से रिलेटेड। अब ये क्या करेंगी, मेनली इनका काम बेसिक जानकारी प्रोवाइड करके ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवेलेबल करवाएंगी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किससे करवाएंगी? जो बड़े वकील्स हैं जो कैपिटल में बैठे होंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे होंगे, वहां पे उनके साथ में ग्रामीणों की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित करवाई जाएगी। अब हो सकता है कि देखिए, ग्रामीणों को जो बड़े वकील्स हैं डिस्ट्रिक्ट में बैठे होंगे या फिर कैपिटल्स में बैठे होंगे, जो एडवाइस देंगे हो सकता है उन्हें समझ ना आए। तो ये पैरा लीगल वॉलंटियर्स समझाएंगी कि वकील ने ये बताया आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, समझ गए। तो ये सरकार की पूरी वो आप कह सकते हैं प्लानिंग है। इसमें दो मिनिस्ट्रीज मिलकर काम करेंगी, एक तो लॉ मिनिस्ट्री, दूसरा
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, क्योंकि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो सब तो वही प्रोवाइड कराएंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी वाले। अब चलते हैं आगे। ग्लोबल आईटी डिलीवरी सेंटर से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ग्लोबल आईटी डिलीवरी सेंटर आ रहा है जयपुर में। अब देखिए बिजनेस के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, नए तरह के बिजनेस आ रहे हैं, नए तरह के स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो सरकार भी उसी हिसाब से अपने आप को ढाल रही है। पहले सेज आए थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अभी ये जो ग्लोबल आईटी डिलीवरी सेंटर है जयपुर में आ रहे हैं। यहाँ पे जो बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो, आर्किटेक्चर से या फिर दूसरी फील्ड से रिलेटेड हो, उनके लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा यहाँ पे ग्लोबल आईटी डिलीवरी सेंटर के अंदर में। जैसे बड़े बड़े सर्वर्स, वर्क स्टेशंस या जो भी इसी फील्ड से रिलेटेड जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है वो सब प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि बड़ी कंपनीज यहाँ पे आ सके और बिजनेस मिल सके, स्टेट को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये सब है ग्लोबल आईटी डिलीवरी सेंटर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा बिजनेस डायनामिक्स के अकॉर्डिंग में। आज बिजनेस डायनामिक्स ऐसे है कि बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का चाहिए होता है, बड़े सर्वर्स, बड़ा वर्क स्टेशन, इस प्रकार के। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट बैन के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था तमिलनाडु के अंदर में और पूरे देश में ही कि जो फायर क्रैकर्स हैं उनके अंदर में एंटीमोनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड ये सब नहीं हो सकते पटाखों के अंदर में। तो अब जो तमिलनाडु के अंदर में ये एसोसिएशन है, एमकोरीज मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, ये मेजरली जो पटाखों का निर्माण करती है। तो अब देखना ये है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक पैसो एक बॉडी होती है, यहां पे देखिए, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पहले तो आप ये बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, थोड़ा गैस तो कीजिए। देखिए ये आती है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में, समझ गए। तो डाउट हो सकता है यहाँ पे कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री के अंदर में आती होगी, नहीं, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं आती, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में। इसका काम मेनली यही है कि देखना कि एक्सप्लोजिव का रेगुलेशन करना, जो ये एक्सप्लोजिव होते हैं उनको रेगुलेट करना, क्या कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पैसों को जिम्मेदारी सौंपी थी। पैसों का था कि जो हमने बैन लगाया है कि पटाखों के अंदर में ये 5 जो एलिमेंट्स है नहीं हो सकते, एंटीमोनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड, आप देखिए क्या कोई पटाखा बनाने वाली कंपनी इन सब एलिमेंट्स का यूज कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो आप हमें बताइए ताकि फिर से हम उन पर कार्रवाई कर सकें। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट तो देखिए सबसे ज्यादा यही है, पैसों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पैसों की आप मिनिस्ट्री ही याद रखिएगा, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स के अंदर में नहीं आता। पुराना नाम था इसका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स, जो कि बिल्कुल भी नहीं पूछेगी यूपीएससी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। तो 2-3 चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं पीआईबी की तरफ में। सबसे पहले तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, आपको पता ही होगा जो वेंकैया नायडू हैं वो हमारे अगले उपराष्ट्रपति होंगे, 13वें उपराष्ट्रपति ये होंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करें तो सेकंड सिटीजन होते हैं, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है हमारे देश के अंदर में, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, यानी जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। जैसे अभी हामिद अंसारी हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। और उसके बाद में 5 साल का कार्यकाल होता है, नॉर्मल से फैक्ट्स हैं। अच्छा ये बताइए ओथ कौन दिलवाता है? ओथ दिलवाई जाती है, शपथ दिलवाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलवाता है, याद कीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो शपथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट को। इलेक्शन कैसे होता है, हाँ ये बात याद रखिएगा। देखिए जब इनका इलेक्शन होता है तो इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या फिर दूसरे हों। इसमें जो स्टेट प्रेसिडेंट में तो हमने देखा था कि जो विधानसभा के विधायक होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें विधानसभा के विधायक नहीं पार्टिसिपेट करते, इसमें सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं और सभी नॉमिनेटेड हो या नहीं हो सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होती है, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना आवश्यक है, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में नहीं आने चाहिए। तो ये बेसिक से फैक्ट्स हैं। अगला आर्टिकल छबार पोर्ट से रिलेटेड है। भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी वो आज ईरान में होंगे। ईरान में वहाँ के जो प्रेसिडेंट है हसन रोहानी अपनी सेकंड टर्म स्टार्ट करेंगे, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। छबार पोर्ट इंडिया बना रहा है ईरान में, फोटो देखिए, काफ़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, लोकेशन काफ़ी अच्छी है छबार पोर्ट की, बिल्कुल बराबर में है ग्वादार पोर्ट, यहाँ से सीपैक स्टार्ट होता है, चाइना पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है। देखिए पिछले दिनों इंडिया और ईरान के रिलेशंस में काफ़ी सारे कंसर्न्स आ गए थे। एक तो जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर काफ़ी सारे लगाए हैं यूएस ने, तो इंडिया ने भी उन सैंक्शंस का समर्थन किया है। और उससे भी ज़्यादा ईरान के ये कंसर्न्स हैं क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया की आपस में बनती नहीं है और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो सऊदी अरेबिया के साथ काफ़ी अच्छे हुए हैं पिछले कई सालों की बात करें तो। इसी वजह से ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, राष्ट्रपति नहीं सुप्रीम लीडर खामेनी, उन्होंने
कश्मीर में मुस्लिम्स को लेकर अपनी बात कही तो इंडिया को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें ईरान के प्रेसिडेंट ने कही, ईरान की तरफ से कही गई। जैसे उन्होंने कहा कि छबार पोर्ट को हम यूज़ करने देंगे चाइना को भी, अगर चाइना छबार पोर्ट को यूज़ करेगा तो फिर इंडिया का फ़ायदा ही क्या। और एक फरजाद बी गैस रिजर्व था जो पहले बात हुई थी कि वो इंडिया को देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने रशिया की एक फर्म को दे दिया था। तो अभी जो नितिन गडकरी है वहां पे गए हैं तो इन रिलेशंस को लेकर बात आगे बढ़ाएंगे ताकि जो भी कंसर्न्स हैं इंडिया और ईरान के बीच में हैं उनको एड्रेस किया जा सके। संवाद ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस, प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था संवाद को, इसीलिए सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री ने काफ़ी सारी बातें कही थी इसमें कि डायलॉग यानी संवाद ही एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़े बड़े कन्फ्लिक्ट्स भी सुलझाए जा सकते हैं। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा ये पहले आयोजित किया गया था टोक्यो फाउंडेशन के साथ मिलकर। 2015 में इसे दिल्ली में आयोजित किया था, अब यंगून में इसे आयोजित किया जा रहा है। तो प्राइवेट फाउंडेशंस हैं ये, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन और टोक्यो फाउंडेशन। लेकिन इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है वैसे संवाद, क्योंकि प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है तो यूपीएससी पूछेगी तो पूछ सकती है कि संवाद है वो कौन से सेक्टर से रिलेटेड है। तो संवाद एक है ग्लोबल इनिशिएटिव है जिससे हम डिस्कस कर सकते कन्फ्लिक्ट को किस प्रकार से अवॉइड कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में किस प्रकार से कॉन्शियसनेस हम जगा सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में है ये संवाद। आगे है इन्वायरमेंट की स्कीम्स डिस्कस कर लेते हैं। ये पीआईबी से रिलेटेड नहीं है। इन्वायरमेंट की स्कीम्स आज से हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने 2-3 मिनिस्ट्री की डिस्कस कर ली थी, जैसे एचआरडी मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो आज से इन्वायरमेंट की फिर से रिज्यूम कर देते हैं। ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो ये स्कीम है ये चलाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। काइंड ऑफ स्कीम नहीं है, आप मिशन कह सकते हैं। देखिए रिमोट एरियाज में हम रिन्यूएबल एनर्जी तो पैदा कर सकते हैं, बड़े बड़े जो विंड के लिए बड़े संयंत्र लगा सकते हैं, सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं। लेकिन एक जो दिक्कत ये आती है कि उनको जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, ग्रिड है, उनसे कैसा जोड़ा जाए। तो उसी के लिए है ये ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ताकि दूर दराज के इलाकों में अगर बिजली पैदा होती है रिन्यूएबल सोर्सेज से, उनको भी ट्रांसमिशन लाइन की सहायता से ग्रिड से जोड़ा जा सके। समझ गए? तो उसी के लिए है ये ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इस पे क्वेश्चन भी पूछा था यूपीएससी ने, मेंस में क्वेश्चन पूछा था इस पे 2013 के अंदर में। अगली स्कीम इन्वायरमेंट की ग्रीन हाईवे पॉलिसी से रिलेटेड है। इसमें क्या है, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जा रही स्कीम है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, जो हाईवेज होते हैं वहां पे सड़क के किनारे किनारे जो पेड़ उगाने की बात की गई है स्कीम के अंदर में। पैसा कहां से आएगा? देखिए सड़क बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसका 1% जो पैसा है वो यूज किया जाएगा पेड़ों को उगाने के लिए, ट्रीज उगाने के लिए। और भी काफी सारे, यानी एक तीर से काफी सारे निशाने साधेगी गवर्नमेंट। जो NHAI होगी उसको फंड्स दिए जाएंगे, आगे वो इंप्लीमेंट करेंगे इस स्कीम को, ग्रीन हाईवे पॉलिसी को। पहला जो टारगेट है वो 6000 किलोमीटर तक का है। और इससे क्या मिलेगा, जो लोकल लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्योंकि देखिए NHAI जो है वो तो इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, लेकिन वो इस काम को डेलीगेट भी कर सकती है ना लोकल लोगों को, तो लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। किनारे पर ट्री उगाने से काफ़ी सारे फायदे होते हैं, छाया मिलती है और जो कार्बन होता है उसको सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है, और भी काफ़ी सारे फायदे होते हैं। तो इसलिए है ये ग्रीन हाईवे पॉलिसी। अब रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने आज डिस्कस किया। हिंदू के अंदर में हमने बोन ऑर्नामेंट्स डिस्कस किए जो कि आंध्र प्रदेश का नालापट्टा एक जगह है वहाँ पे मिले हैं 4000 साल पुराने। बंगाल अलग से सोच रहा है कि इंग्लिश एजुकेशन के लिए अलग से एक बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाए। टेलीला के बारे में डिस्कस किया, नालसा के बारे में डिस्कस किया, ग्लोबल IT डिलीवरी सेंटर के बारे में डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट का जो बैन है उसके बारे में डिस्कस किया, पैसों के बारे में डिस्कस किया। आगे चलते हैं, PIB में क्या डिस्कस किया आज, वाइस प्रेसिडेंट, संवाद, छबार पोर्ट, ये सब डिस्कस किया। एनवायरमेंट की स्कीम्स भी डिस्कस करी हमने। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।